स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा जो है हमारे पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान का किस्सा है। आसिफ की नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार अपने ससुराल जा रहा था। आप तो जानते ही होंगे कि जब नई नई शादी होती है तो ससुराल में खातिरदारी तो काफ़ी होती है, और वो भी ऐसा ससुराल जिनका घर नहीं, एक महल हो, एक बड़ी सी हवेली हो। थी वो पुरानी, कह सकते हैं कि आज़ादी के पहले की थी वो, लेकिन वो इतनी आलीशान थी कि देखकर मुंह खुला का खुला ही रह जाए। किस्सा है ये शेखोपुरा का। शेखोपुरा जो पंजाब के एक सरहदी इलाके का छोटा सा कस्बा है, और बाय द वे कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज हैं उनका ताल्लुक भी शेखोपुरा के आसपास से ही है, तो कह सकते हैं कि भाई हमारे आसपास की कहानी निकल आई। खैर, अब ये पहली बार अपने ससुराल के घर जाते हैं, काफ़ी इनकी आवभगत होती है। अब ये हवेली का मुआयना करना शुरू करते हैं। जब हवेली का मुआयना करना शुरू करते हैं तो इनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि इतनी आलीशान हवेली। जैसा कि मैंने कहा था कि थी वो पुरानी हवेली, लेकिन वेल मेंटेन्ड। हवेली के आगे जो गार्डन था अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ था, और हवेली के पीछे भी एक गार्डन था, लेकिन वहाँ की एक खासियत थी। वहाँ की खासियत क्या थी कि वहाँ पर एक कुआं था जिसको बंद किया हुआ था, ऊपर एक बड़ी सी स्लैब डाली हुई थी। अब जब ये आसिफ देखता है तो वो सवाल करता है कि ये कुआं जो है ये किस वजह से बंद किया हुआ है। अब वैसे तो इनको एक्सपेक्टेशन थी, जो इनको सवाल की जो इनको लग रहा था कि मुझे जवाब मिलेगा, ठीक उनको वही जवाब मिला कि भाई आजकल कुआं कौन यूज़ करता, और कभी घर में बच्चे वगैरह भी हों तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे खेलते गिर जाएं, और ये कुआं है बहुत गहरा। ठीक है, आसिफ को कोई भी चीज़ ये बिल्कुल अटपटी लगी नहीं। अब वो जैसे जैसे हवेली को देखता जा रहा है तो वैसे वैसे ही वो नोटिस करता जा रहा है कि हवेली का एक कमरा जो कुएं के बिल्कुल सामने उसका दूसरा दरवाज़ा था, यानी कि जब वो खुलता था तो उसके बिल्कुल सामने कुआं था, वो दरवाज़ा बाहर से बंद है। और अगर हम घूम के उसकी दूसरी तरफ जाए तो जहाँ से अंदर की तरफ से भी उसका जो दरवाज़ा था वो भी बाहर से बंद है, उसको भी लॉक लगा हुआ। बाकी सारे जो कमरे थे वो सारे के सारे ठीक थे, लेकिन सिर्फ वही एक ख़ास कमरा था, और वही एक ख़ास कमरा इसलिए भी था कि सिर्फ सारी हवेली में वही एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बाहर की तरफ, यानी कि जो पिछवाड़े का गार्डन था वहाँ की तरफ लगता था, और वही बंद था। आसिफ को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगती है और ये पूछते हैं कि ये इसका कारण क्या है, इसको बंद क्यों किया। तो पहले तो जो जवाब है वो तसल्ली बख्श मिलता नहीं, और सारे कहते हैं बस यूं ही इस कमरे की कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है। तो आसिफ थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला होता है बंदा, पूछने की इच्छा, तो फिर वो पूछते हैं कि माना ज़रूरत नहीं है लेकिन खुला तो रहने दो, कमरा हवादार होना चाहिए, और ये तो बड़ा ख़ास कमरा लग रहा है। कमरा खुलते ही साफ कुआं, बिल्कुल सामने कुआं, और इसकी तो लोकेशन बड़ी अच्छी है। आप ऐसा करो, इसको ना खाली करा दो, अगली बार से मैं जब यहाँ पे आऊँ करूँगा ना तो मैं इसी कमरे में रुका करूँगा। बस ये सुनने की देर थी कि सबकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह गई, और सबकी आंखों में अजीब सी तरीके की परेशानी और डर था। अब आसिफ तो इस बात को समझ नहीं पा रहा था। आसिफ की नई नवेली दुल्हन इनको मना करती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम इस कमरे में नहीं रुक सकते। तो आसिफ कहता है कि ऐसा भी क्या है इस कमरे में, कुछ भूत है, चुड़ैल है, हंस के कहते हैं। जब ये इतनी बात कह के हंस के एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई रिस्पॉन्स करेगा, वो भी हंसेगा कि हाँ हास्य मजाक वाली बात होगी, लेकिन सबके चेहरे डरे हुए थे, जैसे कि जाने अनजाने में उन्होंने सच कह दिया कि हाँ, कि यहाँ पर कोई भूत और चुड़ैल तो नहीं है। अब ये जब बात करते हैं तो कोई आगे जवाब नहीं आता। पहले तो ये थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई कोई मेरी इन बातों का जवाब दे नहीं रहा, और इनको थोड़ी सी इंसल्ट टाइप महसूस होती है कि भाई मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। चलो खैर छोड़ते हैं, पहली बार में इंप्रेशन थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए। अब एक आधा दिन गुजरता है तो थोड़ा सा ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। एक आधा दिन में थोड़ा सा जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाता है, और एक रात जब ये बैठे होते हैं सारे, तो फिर आसिफ वही बात छेड़ते हैं कि वो जो कमरा है, मेरी टकटकी बार बार उसी कमरे की तरफ जा रही है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि वो उस कमरे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपने इस दरवाजे को बंद करके रखा हुआ है। अब जब ये बात चल रही होती है तो तह दर तह
बात की परतें खुलनी शुरू हो जाती है। और एक छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा, सॉरी अगर आपको पीछे से कुछ आवाज़ आ रही होगी हल्की फुल्की। आपको पता ही है कि लोहड़ी है, लोहड़ी का फेस्टिवल, और बटाला अमृतसर में गज़ब की धूम होती है इस फेस्टिवल में, और बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर वगैरह ऑन होते हैं। तो उसकी वजह से कुछ डीजे वगैरह या कोई प्रोग्राम हो रहा होगा। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि सारे दिन में भी, मैं कल भी कोशिश करता, लेकिन सही तरीके से रिकॉर्ड हो नहीं सका, अब भी नहीं हो पा रहा। लेकिन फिर जो एपिसोड था वो कैसे करता, अब आपसे कमिटमेंट है कि रोज़ एक नया एपिसोड सुनने को मिलेगा। सो थोड़ी सी खेचल कर लीजिए स्पेशल इस एपिसोड में। अब चलते हैं कहानी किस्से की तरफ। आसिफ, जैसे मैंने कहा कि जब ये बात अब थोड़े बाकी सारे भी कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो तह दर तह जो ये परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर अब घर वाले कहते हैं कि बेटा बातें शुरू हो ही गई हैं, तो पहले ये बताओ कि तुम्हें जो इंसानों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उस पर विश्वास है? तो आसिफ की तो आंखें चमक जाती हैं। भाई हॉरर वो सुनता रहा है, और वैसे ये जो बात चल रही है ये अमूमन 2005 या 6 के आसपास की बात है। तो वो तो भाई खुश हो जाता है, वो तो कहता है जी कुछ ऐसी वैसी चीज़ है तो भाई बताओ, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अब माहौल बना हुआ था सारा, तो बातें होती हैं शुरू। सबसे पहले बात की जाती है इस हवेली या इस महल नुमा हवेली के इतिहास की। ये जो हवेली थी ये किसी बड़े ही संपन्न हिंदू परिवार की हवेली थी। लेकिन जब पार्टीशन का समय आया तो आप जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से हिंदू सिखों को काट काट कर भेजा गया। बहुत सी जनसंख्या का तो वहीं पर कत्ल हो गया। कुछ खुशकिस्मत थे जो यहाँ पर आ गए, और कुछ ऐसे लोग थे जो आज भी वहाँ पर हैं। कैसे जी रहे हैं, कैसी हालत में जी रहे हैं कह नहीं सकते। लेकिन फिर उसका जो जवाब हुआ यहाँ पर भी शुरू हुआ, मुस्लिम्स की काट छाट, और वहाँ पर उनको भेजा गया। तो दोनों तरफ से काफ़ी खून खराबा हुआ। लेकिन जो शुरुआत थी वो हुई पाकिस्तान के गांव से। ऐसा ही ये शेखोपुर का एक बहुत ही संपन्न कस्बा था। अब ये जो हवेली थी ये किसी बड़े संपन्न हिंदू परिवार की हवेली थी, और इस हवेली के आसपास काफ़ी अच्छे सिख परिवार भी रहते थे और बाकी हिंदू परिवार भी रहते थे। जब ये काट छाट शुरू हुई और जब पार्टीशन का वक्त शुरू हुआ, तो जब लड़कियों की इज्जतों पर हाथ डाला जाने लगा, तो फिर सबने डिसाइड किया कि हम अपनी बच्चियों को मार डालना पसंद करेंगे, लेकिन उनकी इज्जत को बेआबरू नहीं होने देंगे। इसी तरह फिर शुरू हुआ दौर गले कटने का, शुरू हुआ दौर मौतों का। किसकी? अपनी ही बहू बेटियों की मौतों का। जो परिवार था वो हवेली का परिवार था, और जो आसपास के परिवार थे हिंदू सिख परिवारों ने, उन्होंने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनको मार डालना ही सही समझा, और उन्होंने अपने बेटी बहू बेटियों को काट के इस कुएं में फेंक दिया। और ये कुआं देखते ही देखते लाशों से भर गया। उसके बाद फिर सारे के सारे जो हैं वो इस जगह को छोड़कर भारत आ गए। कुछ ही दिनों बाद इनका जो परिवार था ये भी काफ़ी संपन्न परिवार था, और इन्होंने कर लिया इस हवेली पर कब्जा, और जो कुआं है उसको साफ वगैरह कराया गया। लेकिन जो वो रूहें थी उनका क्या कसूर था? वो तो भटक रही थी इस सारी हवेली में। शुरू में तो इनको काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की परेशानी होती थी कि ऐसा लगता था कि रात को कोई रो रहा है उस कुएं के आसपास, खास तौर करके कुछ बच्चियों की आवाज़ें, कुछ औरतों की आवाज़ें इनको आती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे ये यूज्ड टू हो गए। आलिमों को बुलाया गया, उन्होंने कुछ ऐसे सोल्यूशन किया जिसकी वजह से ये आवाज़ें धीरे धीरे आनी बंद हो गई। लेकिन एक ये खास कमरा था जिस कमरे की बात ये आसिफ कर रहा था। इस कमरे की हिस्ट्री क्या थी ये नहीं पता, लेकिन ये कमरा जब से इन्होंने हवेली को एक्वायर किया था तब से ये किसी काम का था नहीं। अब क्या होता है कि इनकी जो दादी हैं लड़की की, यानी कि आसिफ की दादी सास है, तब वो ठीक ठाक उम्र की होंगी, और वो एक बार डिसाइड करती हैं कि क्यों ना इस कमरे को अच्छी तरीके से साफ़ करके मैं अपने जो दोपहर के सोने के लिए रख लेती हूँ। कई बार जो है वो रात को भी सोलो करूँगी, क्योंकि इसकी जो खिड़की थी काफ़ी बड़ी थी, कुआं था, कुछ पेड़ थे, तो हवा वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी पास होती थी। तो जिस दिन मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस हुआ करेगी तो फिर मैं वहाँ पे जो है खटिया डाल कर लेट जो करूँगी, तो नेचुरल जो है वो हवा का आनंद आएगा। लेकिन किसी को ये बात पसंद आई नहीं थी। हो सकता है कि जहाँ पर ये सारी काट छाट हुई हो सकता है कि इसी कमरे में काटा हो,
जिसकी वजह से ये कमरा कुछ खास ही था। अब वो इस कमरे में जाती हैं और रात को सोना शुरू कर देती हैं। पहले ही रात वो हो जाता है कि उसके बाद ये कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ऐसा भी क्या होता है, रात को ये सो रही होती हैं तो तकरीबन 2 बजे के आसपास इनको ऐसा लगता है कि इनके बिल्कुल खटिया के पास एक छोटी सी लड़की खड़ी है, जो अमूमन कुछ 3 साल के आसपास की लग रही होगी, बड़ी छोटी सी बच्ची। अब जब ये देखती हैं तो अंधेरा होता है तो लगता है कि इनकी भतीजी होंगी, क्योंकि इनकी ननद है वो भी आई हुई थी। तो उनकी एक 3 साल की वो उतनी हाइट की एक बच्ची थी, तो लगता होगा कि रात को कहीं उठी होगी तो भटकते भटकते यहाँ पे आ रही होगी, और हल्की हल्की वो रो भी रही थी। अब क्या होता है कि ये बड़े स्नेह से उनको उठाती हैं और कहती हैं कि चलो, जैसे प्यार करती हैं, प्यार करते करते अंधेरे में वो उसको उठा के अपने सीने के ऊपर लिटा देती हैं। अभी कुछ ही समय होता है तो उनको ऐसा कुछ महसूस होता है कि बच्चा जो है वो अपनी एज के वेट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही भारी लग रहा है, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को थोड़ा सा दरकिनार कर देती हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि जब उसका सर सहला रही होती हैं, बाल सहला रही होती हैं, तो कुछ ही समय बाद वो जो बाल हैं उनको ऐसा लगता है कि वो कांटों में हाथ फेर रही हैं। जैसे जैसे उन्होंने 1-2 बार उसके बालों को सहलाया तो उनके जो उंगलियां हैं वहाँ पर उनका महसूस हुआ कि घर्षण काफ़ी हुआ, जैसे खून निकलने लग पड़ा। बच्चों के तो जो बाल होते हैं वो तो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से जो इनको भार है वो अजीब सा महसूस हो रहा है। और तीसरा, सोने पे सुहागा, जो अब वो रोने की आवाज़ है फिर से आने लग पड़ी उस बच्ची से, और वो आवाज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। लेकिन कुछ समय तक तो इन्होंने इस चीज़ को इतना तवज्जो नहीं दी, लेकिन कितनी देर तक रोक के रखते, तवज्जो तो देनी ही पड़नी थी। अब वक्त आ चुका था कि जो ये बच्ची को अपनी भतीजी समझकर सहला रही थी, उसको अपनी छाती पर रखकर सो रही थी, वो बच्ची नहीं थी, वो एक प्रेत था, शायद किसी एक बच्ची का, जिसको मार कर उनके परिवार ने उस कुएं में फेंका था। अब वो जब रोने की आवाज़ें अजीब अजीब सी आने लग पड़ी तो अचानक जब इन्होंने आंख खोली तो जो बच्ची है उसका फेस बिल्कुल सामने था, और वो फेस देखने लायक था नहीं। खून से सना हुआ फेस और एक ऐसे कट लगा हुआ था जैसे कि आधा फेस उसका कटा हुआ है और आंखें उसकी चमक रही थी। सारे का सारा वो खून इनके ऊपर गिर रहा था और इनसे तो चीख तक नहीं निकली, ये इतना डर चुकी थी। अब वो बच्ची के हाथ इनकी गर्दन तक आ चुके थे, वो गर्दन से इनको दबाए जा रही थी और साथ के साथ इनकी छाती पर उसका भार भी बढ़ता जा रहा था। यानी कि इनको बस लगा था कि आज इनकी मौत तो आई ही आई। जैसे तैसे करके ये अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी इस साइड पर होती हैं, कभी इस साइड पर होती हैं, लेकिन वो बच्ची थी वो तो टस से मस नहीं हो रही थी। अब क्या होता है कि इसी पसोपेश में उनका हाथ है जो थोड़ा सा हिलता है और वो अचानक से पास बड़े से टेबल पर जाके लगता है और वो टेबल बहुत बड़ी आवाज़ करके नीचे गिरता है। अब बस वो चीज़ गिरने की देर थी, देखते ही देखते सारा परिवार जो है वो इकट्ठा हो गया। लेकिन जब वो इनको देखते हैं तो वो खुद ब खुद ही स्ट्रगल कर रही थी, यानी कि उनके ऊपर कुछ नहीं था, जस्ट वो अपने गले को पकड़कर स्ट्रगल कर रही थी और रोए जा रही थी। जब लाइट चलाई गई और जब एक बार सबको उनको जोड़कर उठाया गया तो ये चीज़ तो साफ थी, कुछ ना कुछ तो था। उसका कारण ये है कि इनके गले के बिल्कुल नीचे तक जो है बिल्कुल निशान थे, जैसे किसी छोटे से बच्चे, निके बड़े पतले से निशान थे, जो छोटे से बच्चे लगता है कि उसने अपनी नाखूनों से इनको कुरेदा है। और जैसे कि मैंने कहा कि जो उंगलियां हैं वहाँ पर भी वो बालों को रगड़ने के कारण निशान बने हुए थे। अब कोई माने या ना माने, लेकिन सबूत सबके सामने था। बस उस दिन के बाद से किसी ने भी इस कमरे में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की, और जो सबूत शायद आसिफ भी देखना चाहता था, क्योंकि जो इनकी दादी थी वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, वो जिंदा थी अभी भी, और बातें करते करते दादी अपना थोड़ा सा जो सूट है उसको साइड पे करती है और वो निशान यहाँ पर साफ दिख रहे थे। बिल्कुल वैसे के वैसे निशान थे जैसे बिल्कुल हरे हरे तब पड़े थे, और जो निशान उंगलियों पर थे और वो भी कट के वैसे निशान, और आज तक उन निशानों से वैसे ही दर्द उभरती है। अब आसिफ जो ये सोच रहा था कि मैं उस कमरे में जाऊंगा, बड़ा अच्छा कमरा है, जितने दिन आसिफ वहाँ पे रहा उतने दिन उसने कमरे की तरफ देखा तक नहीं, वहाँ पे रहना तो दूर की बात।
आज भी जब आसिफ वहाँ पे जाता है, आज काफ़ी समय हो चुका है, अमूमन 18-19-20 साल हो चुके हैं उनकी शादी को, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। इस कमरे से थोड़ी सी दूरी से होकर निकलते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जैसा हाल उनकी जो दादी हैं, दादी सास है उनका हुआ, वैसा इनका हुआ। दादी सास तो खैर गुजर गई होगी अब तक तो, क्योंकि ये बात जैसे मैंने कहा कि काफ़ी पुरानी बात है। खैर, आई होप आपको ये आज का किस्सा अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और साथ के साथ ही सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भाई जो कहते हैं कि बार बार मत कहा करो सब्सक्राइब करने के बाद, भाई जब से मैंने सब्सक्राइब करने के लिए बार बार कहा ना, तो लोग सब्सक्राइब करने लग पड़े हैं। तो व्यूअर्स भाई खुद ब खुद सब्सक्राइब कर दें, मैं नहीं कहा करूँगा, अब मेरे कहने से कर रहे हैं तो भाई चलता रहना दो काम। खैर, जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। पंजाब हरियाणा ये ऐसी स्टेट है जहाँ पर बाहर यानी कि फॉरेन कंट्री में जाने का क्रेज़ तो बिल्कुल अलग लेवल का। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि या फिर इतनी गरीबी है कि लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अगर ऐसा हो तो फिर कोई 40-40, 50-50 लाख ला के यहाँ पर अपना बिजनेस ना करे। इतने पैसे लगाकर ही लोग डंकी लगाते हैं। डंकी तो आपको पता ही होगा, है ना? अगर नहीं पता तो छोटा सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि सीधे रास्ते नहीं जाना, लीगल वे से नहीं जाना। इलीगल वे से पहले मैक्सिको जाया जाता है, मैक्सिको के बाद फिर पनामा के जंगल क्रॉस किए जाते हैं, और उसके बाद फिर दीवार फांदी जाती है जो बॉर्डर है मैक्सिको और यूएसए का। लेकिन यहाँ तक कोई ही किस्मत वाला पहुँच सकता है, क्योंकि जो बीच में जंगल आते हैं वो बड़े ख़तरनाक जंगल होते हैं, और उसकी वजह से फिर वहाँ पर ऐसे हादसात होते हैं कि कईयों की तो लाशें तक नहीं मिलती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये किस्सा है इसका जो शुरुआत या कह सकते हैं कि इसका रिवील एक ऐसे किस्से से हुआ कि जो इन्हीं पनामा के जंगलों का एक किस्सा था। पंजाब की ही कहानी है, और पंजाब के महेंद्र सिंह अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, ड्रिंक वगैरह का दौर चल रहा था। महेंद्र सिंह आज 50 साल के हैं और काफ़ी अच्छी इनका स्टेटस है, काफ़ी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। अब ये ऐसी ही बातें कुछ चल रही थी, महेंद्र सिंह बता रहे होते अपने दोस्तों को, भाई देख हम भी तो जॉब कर रहे हैं, अच्छी कमाई कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र हो तो सब कुछ इंडिया में ही है, सब कुछ पंजाब में ही है भाई। अब उनकी बातों से इत्तेफाक किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि इत्तेफाक करने का मतलब है अगर 40-50 लाख लगा के जा रहे हो तो यहाँ पर भी रह के उन पैसों से बहुत कुछ किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर जो वहाँ की वेजिस हैं वो बहुत ज़्यादा है। अरे भाई वहाँ पर अगर हम कोई 3-4 हज़ार डॉलर कमा लेते हो तो यहाँ पर इतना नहीं कमा सकते, बट फिर खैर हर एक अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं इस बातों में नहीं पड़ता। अब क्या होता है कि जब ये सारी बातें चलती हैं ना, तो एक इनका दोस्त है वो भी इनकी साइड लेता है, और वो कहता है कि भाई बात ठीक है, चलो पैसों को तो गोली मारो, जो जाने हैं वो भी तो जाती हैं। अब बातें करते करते एक किस्सा जो है वो सुनाने लग पड़े इनके दोस्त। कहते यार मैं तुझे किस्सा सुनाता हूँ। कहते हमारा ऐसे कोई जानने वाला था, वो मुझे किस्सा सुना रहा था। अब ये 5-6 लोग बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि भाई अब मेरा जो वो जानने वाला है ना, वो भी पनामा के जंगलों में गया, और वहाँ पर बड़ी बुरी हालत, यहाँ पर इधर उधर भटक रहे थे। अचानक से उनको एक लड़का नज़र आया, था वो दिन का टाइम। अचानक से उनको एक लड़का नज़र आया जो पेड़ पर बड़ी ही बुरी हालत में बैठा हुआ था, और इनको देखकर जैसे तैसे करके अपनी सारी जान लगा के इनके पास आकर कहता है कि भाई आपके पास फ़ोन है? तो वो कहते हैं हाँ भाई है। कहते ऐसा करो यार, मेरी माँ बाप से मेरी बात करा दो, मेरी माँ से मेरी बात करा दो, बस मेरी माँ से करा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं भाई करा देते हैं। कितनी देर से? मैं बहुत देर से हूँ भाई, बहुत देर से हूँ, प्लीज़ करा दो। मतलब पंजाबी में ये बात चल रही थी। तो जो ये हैं ये नंबर का पूछते हैं, नंबर मिलाते हैं और फ़ोन करने लग पड़ते हैं। अब सबका ध्यान जो है वो फ़ोन पर था, और वो लड़का जो है वो थोड़ी सी पीछे था। फ़ोन पर बात होती है, और जब फ़ोन पर बात की जाती है तो उनकी माँ ही फ़ोन उठाती हैं। जब उनसे पूछा जाता है और वो नाम लिया जाता है, एग्जाम्पल के तौर पर पर्टिकुलरली आप मानो अमरीक सिंह का नाम हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि ये अमरीक सिंह का घर है। तो उनकी माँ कहती है हाँ जी अमरीक सिंह का घर है। तो ये कहते हैं कि माँ जी बात ऐसी है कि आपका जो बेटा है ना वो आपसे बात करना चाहता है, लो आप ना बात कर लो, मैं फ़ोन उनको देने लग पड़ा हूँ। लेकिन उनकी माँ अचानक टोकती है, क्या कह रहे हो पुत्र, क्या कह रहे हो? तो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ कि आपका बेटा जो है वो आपसे बात करना चाहता है। तो उनकी माँ कहती है कौन, अमेरिका?
तो कहते नहीं अमरीका नहीं, अमरीक सिंह। कहती हाँ पुत्र अमरीक। कहते हाँ। तो जैसे ही ये बात कहते हैं तो उनकी माँ जो है वो ऊँची ऊँची रोने लग पड़ती हैं। तो इनको लगता है कि हो सकता है कि भावनाओं में बह के जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी समय से ये यहाँ पर फंसे हैं तो बात नहीं हुई होंगी। तो ये कहते हैं कि माता जी आप ऐसा करो, हौसला रखो, कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आपका पुत्र बिल्कुल ठीक ठाक है। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा, रोती रोती, कि तुम्हें सच में अमरीक नज़र आ रहा है? तो ये हैरानी से पूछते हैं कि अमरीक नज़र? जब वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। अब उस ग्रुप में जो है वो हड़ाहुड़ी मच जाती है कि भाई कहाँ पे गया, अभी तो यहाँ पे था, उसकी तो हालत थी कि बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया था, तो कहाँ पे गया? तो कहते हैं माँ जी पता नहीं कहाँ पे गया, अभी तो हमारे साथ था। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा अमरीक आज से 8 साल पहले इसी जंगलों में गायब हो गया था और तब से आज तक उसका पता नहीं है, और हम तो बस यही मानकर बैठे हैं कि वो अब है नहीं। क्या सच में बताओ कि वो यहीं पे है? तो ये कहते हैं कि माँ जी हमें वो नज़र नहीं आ रहा। नज़र कैसे आता, वो था ही नहीं, उसकी आत्मा थी बेचारे की जो अपनी माँ से बात करना चाहती थी, या फिर अपनी माँ को बताना चाहती थी कि इंतज़ार मत करना, मैं जा चुका हूँ। खैर ये थोड़ा सा दर्दनाक किस्सा था, लेकिन किस्सा भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये किस्से की एक कड़ी है जहाँ से एक खौफनाक किस्सा शुरू होता है। जब ये बात की जाती है तो एक दो जाने हंसने लग पड़ते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई हंसने वाली क्या बात है? तो वो कहते हैं कि भाई फ़ोन पर भूत बात कराएगा। अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, सुने सुनाई बातों में विश्वास करते हो? तो जोगिंदर सिंह कहते हैं कि भाई अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो क्या हो कि अगर एक ऐसा ही किस्सा मैं अपने साथ सुनाऊं जो मेरे साथ हुआ था। तो अब सभी उनकी तरफ देख रहे थे। तो कहते हैं कि भाई विश्वास करोगे तो सुनाऊंगा, अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अपनी बेइज्जती कराने की। तो सारे कहते हैं कि सरदार जी अब आप सुनाएंगे तो हम पूरा विश्वास करेंगे। तो फिर सरदार जी किस्सा शुरू करते हैं अपना उनका किस्सा क्या था, वो कतई खौफनाक किस्सा था। कहते हैं कि अभी तो मेरी उम्र 50 साल के आसपास है, लेकिन ये जो बात है वो कुछ आज से 10 साल पहले की बात है। अभी मैं जिस कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा था, और हमारा जो काम था वो काफ़ी हाई एंड बिल्डिंग्स को बनाना था। मतलब बिल्डिंग इन द सेंस वो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं, हाई एंड घरों की बिल्डिंग्स को बड़े बड़े ठेके उठाना था। तो मेरा जो था वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन का और प्रोजेक्ट डिज़ाइन मैनेजमेंट का काम था। लेकिन उस नौकरी में ना एक दिक्कत बड़ी थी कि जो ये अमीरों के चोचले होते हैं ना, ये किसी भी टाइम पे इन्होंने मतलब 5-6 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया ना, तो इन्होंने बंदा खरीद लिया। तो भाई क्या होता था कि भाई रात के 10 बजे बुला लेते थे, ठीक है मेरे पास ये अब टाइम है आओ, तो हमें जाना पड़ता था। भैया बड़ी डील होती थी, बॉस को भी मना नहीं कर सकते थे और बॉस की भी मजबूरी होती थी। अब नौकरी तो मेरी अच्छी चल रही थी, लेकिन ये जो है मुझे बड़ी चीज़ खटकती थी जिसमें फैमिली लाइफ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म थी। खैर अब क्या करें, नौकरी क्या और नखरा क्या, काम करना पड़ता था क्योंकि आमदनी भी अच्छी थी इससे। अब ऐसे ही एक बार क्या होता है कि मुझे बॉस का फ़ोन आता है कि तुझे मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ और तू ऐसा कर वहाँ पे पहुँच जा। तो अभी जो टाइम था वो 6 बजे के आसपास का टाइम था। तो ये फ़ोन करते हैं, ये सोचता है कि चल ठीक है यार, यहाँ से लोकेशन जो है तकरीबन आधे घंटे की शो कर रही है, 6:30 पहुँचूँगा, 8 बजे तक फ्री हो के 8:30, 9, 10 बजे तक घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जो इनकी सारी उम्मीदें हैं वैसे की वैसे ख़त्म हो जाती है जैसे ही ये फ़ोन करते हैं और आगे से जवाब आता है कि आपको आना होगा 10 बजे, मैं 10 बजे के आसपास ही मिल पाऊँगा। अब जो लोकेशन थी ना वो थी शहर से बाहर, जैसे गांव की तरफ था वो फार्म हाउस, लेकिन वो शहर से बाहर थी। अब ये बड़े गुस्से से फ़ोन रखते हैं और सोचते हैं कि भई अब मैं 9:30 बजे तक का वेट करूँगा, आधा घंटा मुझे जाने में भी लगेगा, और उसके बाद फिर मैं दोबारा से फिर मैं आऊँगा पहले ऑफिस। अगर बॉस ने कहा कि भैया आके मुझे बता क्या रिस्पॉन्स है, फिर उसके बाद मैं करूँगा। खैर अब ये गालियाँ गोलियाँ निकालते वेट कर रहे थे, और जैसे ही 9:30 बजे तो इन्होंने अपनी गाड़ी निकाली और उसकी तरफ, रास्ते की तरफ चलना शुरू किया। शहर तक तो सारा रास्ता ठीक था, लेकिन जैसे जैसे ही वो रास्ता सुनसान होता जा रहा था वैसे वैसे ही वो डरावना भी होता जा रहा था। इनको तो मन ही मन थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं है,
मेरा काट तो नहीं दिया किसी ने। लेकिन अब थोड़ा सा इनका डर और बढ़ जाता है कि अचानक से इनकी गाड़ी खराब हो जाती है। लोकेशन जो थी वो तकरीबन 500 मीटर की रह गई थी। पहले तो 5-7 मिनट ये गाड़ी को देखते हैं, कुछ नज़र नहीं आता अच्छी तरीके से, सही तरीके से, तो टाइम देखते हैं, टाइम तो लगभग हो ही चुका था और ये सोचते हैं कि भैया मैं गाड़ी ठीक करने के चक्कर में पड़ गया तो 10 के अगर 10:15 हो गए, 10:30 हो गए तो वो भाई डील हाथ से ना चली जाए, बहाना ना मिल जाए, तो ये पैदल ही चल देते हैं सुनसान से रास्ते में। अब इनके सिवा वहाँ पर कोई नहीं था। खैर जैसे तैसे करके वो घर पे पहुंचते हैं। घर पे पहुंचने के बाद ये अपनी सारी की सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं और उसके बाद फिर जब अराउंड 11 बजे के आसपास ये वहाँ से फ्री होके बाहर आने की करते हैं। लेकिन जो मालिक था वो ठीक था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि अमीरी का बहुत ज़्यादा उसको था कि अपनी सीट से उठे तक नहीं। तो वो इनको सी ऑफ करने आता है और जब ये दरवाजे के बाहर आते हैं मालिक, तो वो पूछते हैं कि ब्रदर आप कैसे आए हो यहाँ पे, कैब वगैरह की थी आपने? तो कहते हैं नहीं कैब वगैरह तो नहीं मैंने की, मैंने एक्चुअली मेरी गाड़ी से आया हूँ मैं। तो कह रहे गाड़ी तो भाई नज़र आ नहीं रही। तो कहते हैं कि बस गाड़ी थोड़ी सी आधा किलोमीटर दूर ही है, वहाँ पर ना गाड़ी मेरी ख़राब हो गई थी। अब इतना टाइम नहीं था कि मैं गाड़ी को देख पाता सही तरीके से, तो मैं चलो वापसी में देख लूँगा, अब ठीक होगी, कई बार ओवर हीट हो जाए, कुछ XYZ कोई भी कारण होगा, ऐसा कुछ हो जाए तो वो कहते हैं कि भाई ऐसी बात है कि गाड़ी को लगी रहने दो साइड पे, तो मैं आपको घर छोड़ के आ जाता हूँ। अब इनको काफ़ी हम्बल लगते हैं, लेकिन इनको दिमाग में एक चीज़ आती है कि भाई सुनसान रास्ता है, ऐसा ना हो कि सुबह गाड़ी ना हो। तो ये बहाना बनाते नहीं सर मुझे गाड़ी की कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं है, हो जाएगी ठीक, मैंने तो देखी ही नहीं सही तरीके से, मुझे था कि भाई पहुंच जाऊं, तो इसलिए मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं। वो कहते हैं भाई मेरी ना तुम बात समझे नहीं, वहाँ पर ना रास्ता बड़ा सुनसान है, तो ना ही रुकोगे तो अच्छा है। शायद वो समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये समझ नहीं रहे थे, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि भाई प्रोफेशनल बंदा, अगर मैंने इससे डायरेक्ट बात कर दी तो कहीं ये मुझे अनपढ़ टाइप ना समझे, तो वो भी डायरेक्टली नहीं कहते, लेकिन कहते ये फिर ये उस बात को टोक के कहते हैं कि नहीं सर गाड़ी ठीक हो जाएगी। तो फिर ये थोड़ा सा कहते हैं कि भाई अगर गाड़ी ना ठीक हुई तो मुझे ऑन दी स्पॉट फ़ोन करना, मैं आपको लेने आ जाऊँगा और मैं आपको गाड़ी घर छोड़ के आ जाऊँगा, कोई वैसी बात नहीं। खैर अब ये वहाँ से पल्ला अपना छुड़ाते हैं और आगे चल देते हैं। अब ये बोनट उठाते हैं गाड़ी का। अब जो गाड़ी को देखते हैं, इनको कुछ समझ में लग नहीं रहा होता, लेकिन अचानक से इनके पीछे टांग की तरफ कोई हाथ लगाता है। ये तो काम के रह जाते हैं, इस समय किसने हाथ लगा दिया। अचानक से जब पीछे देखते हैं तो पीछे एक छोटा सा बच्चा होता है, अमूमन 5 या 6 साल का। इनको इस बच्चे को देख के तो वो डर जाते हैं, क्योंकि बच्चा वो बेसिकली वेल ड्रेस था। और ये कहते हैं कि बच्चा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे ना अपने पापा के पास जाना है। तो वो कहते हैं कि तेरे पापा तुझे यहाँ पे छोड़ गए हैं? कहते हैं नहीं, मैंने अपने पापा के पास जाना है, मैं तो स्कूटर से पापा के साथ जा रहा था, फिर पापा मुझे पता नहीं क्यों छोड़ गए। तो ये कहते हैं उनको महसूस होता है कि यार ये बड़ी गलत बात है कि भाई क्यों छोड़ गए। तो ये कहते हैं कि भाई एक काम कर, मैं तुझे ना घर छोड़ आता हूँ। तो वो कहता है नहीं, तो पहले मेरी पापा से बात कराओ। तो वो कहते हैं कि तुझे पापा का नंबर याद है? तो कहते हैं हाँ मुझे पापा का नंबर याद है। तो ये कहते हैं कि भाई बोल पापा का नंबर अपने। अब ये देखते हैं गाड़ी को, मतलब इनका जो फ़ोन था वो गाड़ी के अंदर पड़ा हुआ था। ये क्या करते हैं कि वो बच्चा जो है इनकी साथ साथ था। अब बोनट नीचे करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। अचानक इनके मन में पता नहीं क्या आता है कि ये जो गाड़ी है ये उसका सेल्फ करते हैं और सेल्फ चल पड़ता है, गाड़ी चल पड़ती है। अब ये गाड़ी स्टार्ट थी, ये फ़ोन से कहते हैं बताओ बेटा नंबर। अब क्या मतलब इनका सीन क्या है कि ये ऐसे गाड़ी पर बैठे हैं, दरवाज़ा बंद है, शीशा नीचे है और बच्चा जो है वो बाहर खड़ा है और बड़े अजीब तरीके से इनकी तरफ देख रहा है। ये भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी इनका जो मेन था वो था कि भाई मैं बात करूँ उनके पेरेंट्स से, और थोड़ा सा मैं उनको गुस्से से कहूँ कि भाई ये क्या कि ये क्या बदतमीज़ी है कि तुम बच्चे को ऐसे छोड़ के चला गया। नंबर मिलाया जाता है और नाम बताता है प्रॉपर बच्चा। जब नाम से बात होती है कि ये फला बात कर रहे हैं, वो कहते हैं हाँ जी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई साहब पहले तो मुझे आप ये बात बताओ, तो आपका ये कोई सुतेला बच्चा है? तो वो कहते हैं कि मैं समझा नहीं सर। कहते हैं आप क्यों नहीं समझ रहे भाई? कहते हैं भाई आप मेरे साथ सही तरीके से बात करो, क्या हुआ? कहते हैं मुझे आपके बच्चे ने नंबर दिया है कि मेरे पापा मुझे यहाँ पर स्कूटर में हम दोनों जा रहे थे, अचानक वो मुझे छोड़ गए और मेरी पापा से बात कर, तो फिर आपके साथ पापा को मिलने के लिए जाऊंगा। अब उनके पापा जो है ना वो कहते हैं कि आप पहले मेरी बात सुनो।
वो कहते हैं हाँ हाँ क्या बात सुनो। कहते आप एक काम करो कि वो बच्चा कहाँ पे है और देखना नहीं उसकी तरफ। ये अचानक से हिल जाते हैं, कहते क्यों? मैंने कहा ना कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो। तो कहते हैं बताओ क्या हुआ। कहते आपको अपनी जान प्यारी है? कहते हाँ जान प्यारी है। कहते कहाँ पे है बच्चा? वो कहते हैं आप मेरे बगल में। कहते देखो ना उस बच्चे को और जल्दी से गाड़ी भगाओ। कहते क्या मतलब? कहते भाई मेरी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? कहते मुझे यार खुल के बताओ। अब क्या होता है कि ये बात चल रही होती है, बगल से उस बच्चे की तरफ देख लेते हैं। अब जो बच्चा है ना वो कुछ ही दूरी पर खड़ा होता है और उसकी आंखें चमक रही होती है और उसकी जो हंसी है इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि इनके एक्सेलेरेटर पर खुद ब खुद ही पैर पड़ जाता है। बस से एक गाड़ी का एक्सेलेरेटर घुमाते हैं और फ़ोन इनका साइड पे गिर जाता है और जल्दी से भागते हैं। अब इनका वैसे तो डायरेक्शन उल्टी होती है क्योंकि ये जब इनकी कार ख़राब हुई थी तो ये उस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन ये सीधे के सीधे गाड़ी भगाते हैं। सीधे के सीधे गाड़ी भगाते हैं और उस घर के पास रोकते हैं और बेल पे बेल खड़काते हैं, बेल पे बेल खड़काते हैं। अब वो मालिक दोबारा से दरवाज़ा खोलता है। वो कहता भाई क्या हो गया? कहते हैं भाई मैं कुछ बताने की सर हालत में नहीं हूँ। वो देखते हैं अंदर उधर, जल्दी से अंदर जाते हैं। अब उनको पानी पुनी वगैरह पिलाया जाता है और फिर जब थोड़े से सेंसेस में आते हैं तो फिर कहते हैं 1 मिनट में अपना मोबाइल लेकर आऊँ। तो वो अपना मोबाइल लेकर आते हैं। जब वो मोबाइल लेकर आते हैं तो फिर से उसी नंबर पर कॉल करते हैं। वैसे उस नंबर से काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ चुकी थी, मिस कॉल्स ही, इन्होंने उठाई नहीं। अब जब वहाँ पे फ़ोन करते हैं दोबारा तो फिर वहाँ से आवाज़ आती है कि भाई ठीक हो आप, सब कुछ ठीक ठाक है ना? कहते मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा। कहते इसलिए मैं कह रहा था आपने देख लिया उसको? कहते हाँ हाँ, पर वो चीज़ क्या थी? वो कहते वो था मेरा ही बेटा भाई। आज से तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले की बात है कि मैं इस रास्ते से स्कूटर पर जा रहा था और एक गाड़ी ने टक्कर लगा दी और जैसे ही उसने साइड मारी हम दोनों गिर पड़े। मैं तो बच गया लेकिन बदकिस्मती मेरा बच्चा ऑन द स्पॉट डेथ होगी उसकी। और आप मानेंगे नहीं, इन 5 सालों में कम से कम 6 से 7 बार मुझे ऐसी ही कॉल्स आई हैं कि आप अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के चले गए और उनकी हालत इतनी ख़राब हुई कि सारे मरते मरते बचे। कोई बेहोश हुआ पड़ा होता था, कोई तो कितने दिन सेंसेस में नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा था कि भैया भागो यहाँ से, क्योंकि वो अब मेरा बच्चा नहीं है, वो अब प्रेत है। ऐसा प्रेत जो किसी की जान तक भी ले सकता है। और अगर गलती से भी वो आपकी गाड़ी में बैठ जाता तो पता नहीं आपका क्या होना था। अब तो बस ये सुन के इनकी होश जो है वो उड़ने ही थे। अब इनके जो वो क्लाइंट थे उनको भी बताते हो, वो भी कह रहे थे कि भाई मैं कहना तो चाहता था कि ये रास्ता सेफ़ नहीं है। अब आप ऐसा कीजिए कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, रात यहीं पे रुको, सुबह आराम से जाना। खैर अब ये ऐसा चाहते तो नहीं थे, लेकिन इनको पता था कि कोई दूसरा चारा है नहीं। रात वहाँ पे रुकते हैं और अगले दिन ये जाते हैं और उसके बाद ये रिज़ाइन डाल देते हैं कंपनी से कि भाई मैं दूसरा रिस्क नहीं ले सकता, कहीं और जॉब कर लूँगा, ऐसी जगह जॉब करूँगा जहाँ पर मैं आराम से 7-8 बजे घर आ सकूँ। कुछ दिन इनकी तबीयत तो ख़राब रहती है क्योंकि वो मंजर इनको भुलाए नहीं भूलता था। खैर अब ये सुन रहे होते हैं सरदार जी की बात सारे जाने, तो जो इससे पहले किस्सा सुनाया जाता था उस पर भी तो विश्वास करना बनता ही था। जब सरदार जी ये बात कर रहे थे तो उनकी आंखों में एक अलग ही तरह का खौफ था, ऐसा खौफ कि जो इस किस्से की सच्चाई को खुद ब खुद बयां कर रहा था। आई होप ये भी किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया हो तो भाई लाइक करने में किसी तरीके की कंजूसी मत करना। इसके अलावा भाई 1-2 फरमाइशें हैं, वो मैं आज जो कमेंट वाला सेशन मैं नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है, लेकिन 1-2 फरमाइशें हैं उनको जल्दी जल्दी पूरा कर देते हैं कि भाई नाराज़ ना हमारे भाई हो जाएं। एक अपने भाई हैं सनी हीर जी, और इन्होंने कहा था कि भाई आपकी कल वाली वीडियो पे मैंने कमेंट किया था, आपने कुछ बोला ही नहीं उसके बाद में उसके बारे में। सनी भाई वो एक्चुअली जो रिप्लाई होता है ना, मैंने देखा था बाद में, मुझे कमेंट आपका कहीं पहले मिला नहीं। क्या होता है कि जो डायरेक्ट कमेंट होता है ना उस पर तो पता लग जाता है, इसमें स्टूडियो में आ जाता है, लेकिन जो रिप्लाई में कमेंट होता है ना वो एक्चुअली पता नहीं लगता, वो स्टूडियो में फ्लैश नहीं होता। तो फिर मैंने आपका जो यूज़र
ब्रदर ने, मैं उसको क्लिक करके देखा कि आपने कौन कौन से कमेंट किए थे। उसमें आपने आई थिंक जो संयम अंगी को इनवाइट करने वाला कमेंट था उसकी बात आपने की थी। और चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई संयम अंगी को मैंने बुलाया था आज से कुछ समय पहले तो मैंने उनको इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेजी थी तो उनका कोई रिप्लाई आया नहीं। फिर मैंने उनको तकरीबन कुछ 20 दिन पहले उनको बुलाया था और आप में से कुछ जानते होंगे उनके घर में कोई ट्रेजेडी हुई है। तो उन भाई ने मुझे बड़ी हम्बली मैसेज किया और मेरा रिस्पॉन्स उन्होंने किया, संयम भाई ने, और उन्होंने मुझसे सारी अपनी बताई कि क्या प्रॉब्लम है और कहा कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ जब भी मैं इन चीज़ों से निकलूँगा तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अब बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब मेरा भी फ़र्ज़ है कि मैं उनको तंग ना करूँ बार बार अपने फ़ायदे के लिए। तो फिर मैं वेट करूँगा कि कुछ समय बीत जाए, है ना, फिर उसके बाद मैं एक बार दोबारा टॉपअप करूँगा भाई को कि अगर आप भाई अब एक्टिव हैं तो आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे इतना पता है, जितना कि मैंने उनके बारे में सुना है, कि अगर वो किसी को कह दें कि भाई मैं आऊँगा तो फिर वो आते हैं। तो सनी हीर जी आपको आई होप आपके रिप्लाई मिल गया होगा। और अगर आप चाहते हैं, मतलब एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या होता है कि जैसे भाई की वीडियोस भी आती हैं, भाई का चैनल भी है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे लिख दिया कीजिए कि सुनील नरेट बाय सुनील के पॉडकास्ट में आप जाइए। क्योंकि क्या होता है कि जब थोड़े बहुत मैसेजेस जाते हैं ना तो फिर सामने वाले पर्सन को भी होता है कि यार कोई है, मतलब कोई चैनल है ऐसा। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे इसकी भी खुशी होगी। और संयम भाई को भाई मैं क्यों नहीं बुलाना चाहूँगा, पहली बात तो हमारे पंजाब का ही बंदा है, मैं बटाला से हूँ, वो फाजिलका से हैं। तो जब दो पंजाबी बैठेंगे तो फिर आपको पता ही है कि बातें कहाँ से कहाँ तक जाएंगी। अब दूसरा कमेंट है, वैसे तो ये जो डिमांड है भाई, चलो भाई के तौर पे मैं मानता हूँ, ये मनी बरार जी हैं, तो एज ए ब्रदरली भाई कही है, बात को गलत मत समझ लेना। और इन्होंने कहा भाई लव यू बस अगले वीडियो में, पंजाबी में लिखा है तो थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, भाई लव यू बस अगले वीडियो च मैनू लव यू टू कर दियो प्लीज़ भाई, मैं सारे वीडियोस देखदा भाई, लाइक भी करदा भाई, वीडियो सुनने का मज़ा, वीडियो सुनने का मज़ा आता है। मतलब कि वो कह रहे हैं भाई लव यू और अगली वीडियो में मुझे लव यू टू कह देना, और मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, लाइक भी करता हूँ। मनी भाई थैंक यू सो मच, और भाई लव यू टू, आप जितने भी हैं भाई सबको मेरा प्यार, क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मुझे खुशी होगी कि मैं कभी ना कभी आप सबको पर्सनली भी मिल सकूँ। क्योंकि ये जो डिजिटल रिलेशनशिप है मुझे कुछ ज़्यादा अच्छे लगते नहीं है। ये ऐसे रिलेशनशिप होने चाहिए कि हम मिले तो डिजिटली हैं लेकिन डिजिटली ही रिलेशन ख़त्म ना कभी हो जाए, है ना। तो ये सिलसिला चलता रहना चाहिए, क्योंकि भाई मैं कमेंट दर कमेंट हर एक बंदे को मेरे नोटिस में रहता है। ऐसे कई लोग हैं जिनका कमेंट आता नहीं है, मुझे नहीं पता वो देखते या नहीं देखते, लेकिन मुझे चिंता रहती है। अब इनमें से एक राजवंश सिंह जी हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, तो लास्ट टाइम उन्होंने 56 एपिसोड में मुझसे बात की थी और उसके बाद उनका कमेंट कभी नहीं आया। तो आई होप वो बिल्कुल ठीक हों, चंगे भले हों। और मुझे चिंता रहती है क्योंकि बीइंग अ ट्रक ड्राइवर एक जो लाइफ होती है वो काफ़ी टफ होती है। ऐसे ही अपने एक NRI ब्रदर करके चैनल है, उनका भी काफ़ी टाइम हो गया और मैसेज नहीं आया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार समय नहीं होता और ज़रूरी नहीं है कि करना, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जब उनका थ्रेड टूट जाता है तो फिर मुझे ये पता होता है कि उनके अब मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब कमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, मैं नोट करता हूँ। और जितने देर ये चैनल चलेगा, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, छोटा रहेगा मुझे नहीं पता, बड़ा हो जाएगा डोंट नो, पर ये सिलसिला, ये रिलेशनशिप ऐसा ही रहेगा। और ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरी आदत नहीं है कि हाँ भाई फैमिली है या ये है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप मान के चलें कि मेरा ये प्रोफेशन से ज़्यादा पैशन है। पैसा तो चलो इससे आएगा, लेकिन आई लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल जो लाइक माइंडेड होते हैं, जिनको जो मैं पसंद करता हूँ, जिनको वो पसंद होता है। तो थैंक यू सो मच। ये कुछ आज ऐसे कमेंट्स थे। तो बाकी जो कंसर्न्स है एक दो मैंने नोट किए हैं। तो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसलिए फिर मैंने सोचा कि क्यों उनको हम छेड़ें, अगली बार करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।